गठन के 25 साल पूरे कर चुका है। सिल्वर जुबली उत्तराखंड मना रहा है, रजत उत्सव चल रहा है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से रजत जयंती के मौके पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। 11 दिनों तक लगातार ये कार्यक्रम है और कल उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस है। इन 25 सालों में उत्तराखंड ने क्या खोया, क्या पाया, इस पर लगातार हम चर्चाएं कर रहे हैं। पलायन सबसे गंभीर समस्या है। सैकड़ों गांव खाली और वीरान हो चुके हैं, जिस पर हम लगातार कई दिनों से बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं रजत जयंती के अवसर पर कि आखिर क्या वो कारण रहे और क्यों आज तक वो कारण उनका सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। 2011 से लेकर 18 के बीच में 734 गांव आंशिक या पूरी तरह से खाली हुए। 2022 की रिपोर्ट बताती है 968 गांव निर्जन हो चुके। 22 में राज्य के कुल 1726 गांव ऐसे जो आंशिक या पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। उत्तराखंड में पलायन सबसे गंभीर समस्या रही है। तो दूसरी तरफ जिस सदन में पलायन को लेकर के सवाल होने चाहिए थे, बातचीत होनी चाहिए थी, चर्चा होनी चाहिए थी, पलायन आयोग को लेकर के राज्य भर में डिबेट्स होनी चाहिए थी, वहां आज राज्य गठन के 25 सालों के बाद सिल्वर जुबली के मौके पर चर्चा यह हो रही है कि पहाड़ वर्सेस मैदान कौन कर रहा है। क्या 2027 विधानसभा का चुनाव नजदीक है, इसीलिए पहाड़ और मैदान की बात उत्तराखंड में हो रही है? क्या बिना हरिद्वार के उत्तराखंड पूरा है, या फिर क्या बिना केदारनाथ के या फिर बिना उत्तरकाशी के उत्तराखंड पूरा है? ये तमाम कई तरह के सवाल है, इस पर चर्चा करेंगे। सीधे पैनल के पास चलेंगे और एक एक करके सभी से बातचीत भी करेंगे। पैनल को आप स्क्रीन पर ले आइए। हमारे साथ आज की इस चर्चा में बीजेपी से विकास तिवारी जी शामिल है। विकास तिवारी जी, स्वागत है आपका। राकेश ध्यानी जी उत्तराखंड क्रांति दल से पक्ष रखेंगे, आपका भी स्वागत है। एसएन सचान साहब राष्ट्रीय सचिव है समाजवादी पार्टी के, आपका भी स्वागत है सचान साहब। उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी से, आपका भी स्वागत है। संदीप चमोली जी कांग्रेस से पक्ष रखेंगे, आपका भी स्वागत है संदीप चमोली जी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं संदीप चमोली जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। कांग्रेस भी लगातार सदन के अंदर यह बात पूछती रही कि इन 25 सालों में क्या हुआ, विशेष रूप से पिछले 10 सालों का अगर हम बात करें तो उसको लेकर के कांग्रेस कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर नहीं आई सरकार के जवाब से, सरकार के रवैये से। हालांकि इन 25 सालों का अगर लेखा जोखा पूछा जाए तो इसमें 10 साल कांग्रेस के भी बनते हैं, लेकिन क्योंकि बीजेपी के ज्यादा इसलिए सवाल उनसे ज्यादा थे। इन 25 सालों में पलायन सबसे बड़ी समस्या बनती चली गई, लेकिन आज ये नौबत क्यों आई कि पहाड़ और मैदान पर चर्चा हो रही है, इस पर चर्चा नहीं हो रही कि पलायन कैसे रुके? दिग्विजय जी, सबसे पहले तो महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। निश्चित ही हमारा राज्य 25 वर्ष का, हमारी पर्वतीय भाषा में कहते हैं 15-25 दिन सदानंद नहीं रौंदा, 25वें वर्ष में हमारा राज्य है। इस 25वें वर्ष में जहां राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था पे, बेरोजगारी पे, नारी सशक्तिकरण पर, पहाड़ों का विकास कैसा हो, मैदानी क्षेत्रों का विकास हम कैसा कर सके, इस पे चर्चा होने की आवश्यकता थी। उसके ठीक विपरीत एक दूसरी गंगा बीजेपी के द्वारा सदन में बहाई गई। उस गंगा में स्पष्ट रूप से कोई कह रहा था कि हम नीचे का पानी रोक लेंगे, कोई कह रहा था कि राज्य में ये व्यवस्थाएं लागू होनी चाहिए। कहीं ना कहीं सोचने का विषय है कि जिस सदन में चुने हुए जो 70 लोग गए हैं, जिनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि राज्य की आधारभूत जो शिलाएं आवश्यकता है, दिग्विजय जी मैं फिर कह रहा हूँ, नारसन से लेकर माणा तक और मलारी तक, धारचूला तक, ये राज्य एक है। इस राज्य को सीने में गोली खाने वाला सलीम भी था खटीमा में, इस राज्य के लिए गोली खाने वाला बद्री भी थे, इस राज्य के लिए गोली खाने वाले वालिया भी थे। इस राज्य को सभी के बलिदानों से मिलकर ये राज्य बना है। इस राज्य को बना के जो हमें 42 आंदोलनकारियों की शहादत के कारण ये राज्य मिला, इसको संवारने का काम हम सब पे जिम्मेदारी आती है। क्योंकि वर्तमान सरकार भाजपा की है, उनकी ज्यादा नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिस राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी पे चर्चा होने की आवश्यकता थी, उस राज्य में सदन पर क्या चर्चा हो रही है और हम आने वाली जो पीढ़ी है उसको क्या दे रहे हैं दिग्विजय जी, ये बहुत एक चिंता का बिल्कुल। आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश दे रही है? क्योंकि 25 साल, बिल्कुल वापस आऊंगा दोबारा आपके पास, क्योंकि 25 साल ऐसी उम्र होती है जहां से अगर कोई युवा हो तो उसका भविष्य तय होता है, आगे कहां जाएगा। उमा सिसोदिया जी बिल्कुल। उमा सिसोदिया जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि बताने के लिए, बोलने के लिए, हिसाब किताब देने के लिए ना तो 10 साल शासन करने वाली कांग्रेस के पास कुछ हो, ना बीजेपी के पास कुछ हो, और अब क्योंकि चुनाव का वक्त भी है तो पहाड़ मैदान का मुद्दा जनता के बीच में ले आया जाए? देखिए, बीजेपी की जो मौजूदा सरकार है, चाहे वो केंद्र में सरकार है, चाहे वो हमारे राज्य में सरकार है, ये वो सरकार है जो जनता के मुद्दों से, जनता का ध्यान किस तरह से भटकाया जाए, उसमें ये पूरी तरह से पारंगत है। इन सरकार को ये बिल्कुल है कि जो जनता के मुद्दे हैं, जो हमारे मूलभूत जो हमारी समस्याएं हैं, सबसे पहले समस्या हमारे स्वास्थ्य की, फिर हमारी बेरोजगारी जो उत्तराखंड में इस समय है, नंबर 3 हमारा जो पलायन इस समय है, और नारी सशक्तिकरण की बात जैसे भाई कर रहे थे, हम लोग इस समय
देहरादून, आपको पता होगा कि हम लोग यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा की क्या स्थिति है, इसकी भी हमने हम लोगों ने रिपोर्ट पढ़ी है। इन सब मुद्दों पर बात करने की बजाय हम लोगों ने एक नया शगुफा चुनाव के लिए छोड़ दिया मैदान की पहाड़ी का। कितनी शर्मनाक बात है, उत्तराखंड में रहने वाले लोग, जो उत्तराखंड जिन्होंने बनाया, उसमें मैदानी भी थे, उसमें पहाड़ी भी थे। जिस समय उत्तराखंड का आंदोलन था तब किसी के मन में ये बात नहीं आई कि ये जो आंदोलन है ये मैदानी है, ये पहाड़ियों का है। लेकिन आज 25 साल के बाद हमारे उत्तराखंड के लोगों के मनों में जो जहर बोने का काम बीजेपी सरकार कर रही है, ये वही जहर है जो तमाम पूरे देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच में बोया गया है। क्योंकि उत्तराखंड में तो शायद इनका वो वाला दाम यहाँ नहीं चल रहा और यहाँ पर मैदानी जनसंख्या ज्यादा है, तो अब इन्होंने फूट डालो और शासन करो का एक नया शगुफा उत्तराखंड में छोड़ दिया है। बहुत शर्मनाक बात है। बिल्कुल, ये एक नई बात छोड़ दी गई है, पहाड़ वर्सेस मैदान। ध्यानी जी के पास चलेंगे क्योंकि ध्यानी जी उत्तराखंड क्रांति दल से। आज हरीश रावत जी भी कह रहे थे कि बीजेपी की जो बी टीम है वो इस तरह के मामलों को उछालने लगी है पहाड़ मैदान। ध्यानी जी नमस्कार। जो हमारे दो प्रवक्ताओं ने अपनी बात रखी थी, बिल्कुल जो अभी ये विशेष सत्र विधानसभा में चलाया गया था उसमें बीजेपी के कुछ विधायकों और कुछ मंत्रियों द्वारा इस तरह के अनाप शनाप जो स्टेटमेंट दिए गए और जिनका जवाब हमारे शहजाद भाई जो माननीय विधायक जो है लक्सर है, उन्होंने बहुत सही ढंग से उनको जवाब दिया जी कि आप जो है चुनाव लड़ते हैं पहाड़ों में, बसते हैं देहरादून में, और उसके बाद आप पहाड़ और मैदान की बातें करते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी एक बोलते नहीं खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, उस वाली स्थिति में है कि अब हिंदू मुसलमान तो खत्म हो गया, अब कौन सा दूसरा एक सूबा यहाँ उत्तराखंड में निकाला जाए जिससे लोगों में जो है आपस में टकराव हो और हम के प्रकार जो है चुनाव जीतने में सफल हो जी। तो अब इनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं है। भ्रष्टाचार इतना व्यापक रूप से बढ़ गया है, लोगों की नजरों में आ गया है, तो इन्होंने अब मैदानी और पहाड़ी का एक जो है सूबा छोड़ दिया है ताकि लोग आपस में लड़ते रहे और हम इसका बेनिफिट लें। बिल्कुल। जब तिवारी जी जुड़ेंगे हमारे साथ क्योंकि बीजेपी से, उनसे इसका जवाब लेंगे। सजान साहब के पास चलते हैं। सजान साहब, जहां चर्चा ये होनी चाहिए थी कि भाई रोजगार कैसे डेवलप हो, खासतौर पर पहाड़ों में जहां पलायन बहुत बड़ी समस्या है और विकट स्थितियां हैं, वहां वो चर्चा नहीं हो पा रही है 25 सालों में। ये क्या वजह मान रही है इसकी? देखिए, 25 सालों में कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकारें रही जी, और उत्तराखंड क्रांति दल इसमें सहभागी रहा है। तो मैं समझता हूं बिलोंगिंगनेस टू द स्टेट, जितने भी जनप्रतिनिधि अभी तक हुए हैं उन्हें बिलोंगिंगनेस टू द स्टेट, बिलोंगिंगनेस टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट वो नहीं है। और बल्कि इस राज्य में जो सबसे एक बड़ी विडंबना हुई इन 25 वर्षों में, मैंने कई शासन देखे जी, नित्यानंद स्वामी से लेकर के और वर्तमान तक जी, पक्ष और विपक्ष ये मित्रवत भूमिका में रहते हैं जी। और एक शब्द है ट्यूगोक्रेसी, जब पक्ष और विपक्ष और ब्यूरोक्रेसी जी, इन तीनों लोगों का गठजोड़ हो जाता है तो वहां जन्म होता है भ्रष्टाचार का। और वही इस प्रदेश में हुआ है जी। सरकारें सभी कहती रही कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर जी, लेकिन अब कोई टॉलरेंस नहीं है भ्रष्टाचार पर, खुली छूट है। ये मुख्यमंत्री से लेकर के और एक नीचे के व्यक्ति तक खुली छूट है जी। आप देखिए कि जिन मुद्दों को लेकर के राज्य बना था जी, कि विकास होगा, जल जंगल जमीन की बात होगी जी, यहाँ पर जब राज्य बनने के बाद 3-4 चीजें ऐसी आई जो यहाँ के लोगों को भी नहीं मालूम। दुर्भाग्य कि एक तो ये लोग कहने लगे मूल निवास, हमारा मूल निवास, यही नहीं मालूम कि संविधान में मूल निवास की कोई भी व्यवस्था नहीं है। अब लेकिन आप पहाड़ का लोग है, जो भी है हमारा साथी हमारे प्रदेश का, वो कहे हमें मूल निवास चाहिए। कौन सा मूल निवास? 1950 वाला। अरे उत्तराखंड का जन्म नवंबर 2000 में होता है और मूल निवास की आप उसे मूल निवास लेकर के आप क्या करेंगे? उसके बाद आ जाइए भू कानून। भू कानून लोग जो मांग करते हैं, मैं बताना चाहता हूँ जो लोग यहाँ जानते हो, चकबंदी हुई नहीं, भू बंदोबस्त हुई नहीं,
किसी भी पर्वतीय क्षेत्र के जो 40 साल 50 साल का व्यक्ति है, जो जी। बंबई और दिल्ली में रहता है, उसके जमीन नाम नहीं है, उसका जो है खतौनी में दर्ज नाम नहीं है, वो उसे कुछ कर नहीं सकता। लेकिन वो भी कहेगा नहीं, दिल्ली में बैठ करके कहेगा कठोर भू कानून। कठोर भू कानून की एक तरफ बात करते हैं, एक तरफ आप बात करते हैं विकास। तो बेसिकली जो नब्ज विकास की होती है, किसी भी प्रतिनिधि अभी जितने भी मुख्यमंत्री हुए, उनके पास कोई विजन ठीक है, विकास का रहा ही नहीं। ठीक है, विजन क्या रहा? आपका ये कहना सचान साहब, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद आपके पास आऊंगा। संदीप चमोली जी, आपने बात को सुना और जैसा सचान साहब ने कहा कि भाई साहब मूल निवास चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए, और दूसरी बात जो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही जिसको मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि चकबंदी को लेकर के बात कही और भू बंदोबस्त जो लंबे समय से नहीं हुआ। मुख्य रूप से जब जल जंगल जमीन बचेगा तभी पलायन रुक सकता है या फिर उस पर तभी प्लानिंग की जा सकती है, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। चमोली जी। दिग्विजय भाई, सबसे पहले मैं बता दूं, आदरणीय गुरुजी सचान जी वो मेरे अध्यापक रहे हैं। इस राज्य में 2005 तक मूल निवास लागू था। स्वयं दिग्विजय भाई, जितने भी पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं, ये हमारी दीदी उमा दीदी तो मुझसे भी सीनियर राजनीति में है। 1950 का जो है मूल निवास यहाँ लागू था। स्वयं मेरे जैसे व्यक्ति का 1950 का मूल निवास बना हुआ। तो ये बात तो कहनी मिथ्या होगी कि मूल निवास नहीं था। लेकिन राज्य की व्यवस्थाओं को देखते हुए गुरुजी सही कह रहे हैं, राज्य 9 नवंबर सन 2000 में बना। तो उस राज्य को जब बना, इस राज्य में बनते समय कई स्वयं बाहर से कई लोग शिक्षक थे, कई लोग टीचर थे, कई लोग अन्य सर्विस पे थे, कई तो यहाँ के यहाँ रहने लग गए। तो जब वो यहाँ रहने लग गए तो उन लोगों को अस्थायी निवास की व्यवस्था दी गई। अस्थायी निवास, मूल निवास में दिग्विजय भाई कोई आरक्षण नहीं मिलता नौकरी में। शहजाद भाई कह तो गए कि विधानसभा में, और उनकी लोग वाहवाही भी कर रहे हैं, लेकिन मैं स्वयं एक कर्मचारी रहा हूं। अस्थायी निवास, मूल निवास से कोई पीसीएस या उसकी परीक्षा में कोई लाभ नहीं मिलता। अगर किसी का मूल निवास है, किसी का अस्थायी निवास है, उससे कोई लाभ नहीं मिलता दिग्विजय भाई। लेकिन समस्या क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया पे हर आदमी अपने वाहवाही लूट रहा है। अगर आप पे स्थायी है, मेरे पे मूल निवास है, तो कोई इसका कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण के तो आपको एसटी एससी में आना पड़ेगा, ओबीसी कैटेगरी में आना पड़ेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात राजीव भाई, वो दिग्विजय भाई, इस राज्य का दुर्भाग्य क्या है, ये जिस मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं आज, उमा दीदी बैठी है स्वयं एक इतने शिक्षित परिवार से, तिवारी जी बैठे हैं यूकेडी के, ध्यानी जी स्वयं एक पूर्व सैनिक वरिष्ठ अधिकारी है, सचान जी हमारे गुरुजी रहे। हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम बहस पहाड़ी मैदानी पे कर रहे हैं, और जबकि बहस होनी चाहिए कि भाई रोजगार आगे हम कैसे सुसर्जित करें, बेरोजगारी कैसे कम करें। जुड़ चुके हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहाड़ों का विकास कैसे करें, मैदानी विकास कैसे करें। तिवारी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ बीजेपी से। तिवारी साहब, सवाल यही हो रहा है कि भाई ये पहाड़ मैदान पर चर्चा क्यों हो रही है, क्यों 25 सालों में जो आउटकम निकला है, अभी सरकार ने, आप लोग दावा करते हैं पलायन आयोग बनाया, लेकिन उस पलायन आयोग ने क्या रिपोर्ट दी, कहां दी, क्या कारण थे, उन पर क्या सोल्यूशन हो रहा है, इसका कोई रोड मैप तो सरकार ने बताया ही नहीं। देखिए, इन निश्चित रूप से जो चर्चा मैंने अभी सुनी है, ये बहुत खेदजनक है इस राज्य के लिए भी, इस राज्य के निवासियों के लिए भी, कि जहां इन 25 वर्षों बाद चर्चा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और डेवलपमेंट पर होनी चाहिए थी, वहीं एक नई तरह की बहस को जन्म दिया गया। और कहीं ना कहीं उससे जो एक नैरेटिव बना इस राज्य के प्रति पूरे देश में, वो पूरे राज्य के कहीं ना कहीं लोगों का अपमान भी है और उनके लिए खराब मैसेज भी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इन 25 वर्षों में आज उत्तराखंड की स्थिति, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर के, हमने 2002 का वो उत्तराखंड देखा जब एक नया राज्य बना था। यहाँ बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए आंदोलन होते थे, धरना प्रदर्शन हुआ करते थे। लेकिन आज मुझे लगता है कि पानी को लेकर के दूरस्थ क्षेत्रों में, अभी आप देखिए कि कई पहाड़ी क्षेत्र ऐसे हैं जहां 15-15, 20-20 किलोमीटर मेन ट्रैक से पैदल जाना पड़ता था, लेकिन रोड कनेक्टिविटी अच्छी हुई है। मैं बात करूं रेल कनेक्टिविटी की, तो रेल कनेक्टिविटी हमने देखा होगा कुछ ही दिनों में कर्णप्रयाग तक भी रेल हमारी जाएगी। इसके अलावा एयर कनेक्टिविटी, मैंने विकास के जो आयाम, जो मूलभूत सुविधाएं थी, उनको लेकर के हम लोग काफी आगे बढ़े हैं। बात करें प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर की, नौकरियों की, तो उनमें इन्वेस्टर समिट त्रिवेंद्र जी जब सीएम थे तब भी हुई, माननीय पुष्कर जी थे तब भी हुई, गढ़वाल में हुई, कुमाऊं में हुई, और कहीं ना कहीं उसका एक रिजल्ट भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, कहीं ना कहीं चूंकि हमारा राज्य ऐसा है जो लगातार साल में 2-3 महीने आपदाओं को भी झेलता है,
यहाँ चूंकि टूरिस्ट बेस्ड राज्य है, लेकिन इसके अलावा हरिद्वार और उधम सिंह नगर में जो उद्योग लगे, इन उद्योगों ने इस राज्य को एक नई पहचान दी है। तो ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 2002 विडंबना ये भी है तिवारी जी, एक विडंबना ये भी है कि हम कल 25 साल के हो जाएंगे, 25 साल का जश्न सरकार मना भी रही है, लेकिन इस 25 साल में पिछले 5 साल का अगर हम सरकार का कामकाज देखें तो आप दावे काफी सारे करते हैं कि इतने सारे काम हुए, 26,000 रोजगार दिए, खुद मुख्यमंत्री कई जगहों पर बोल रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि आंदोलनों की एक नई परिपाटी भी शुरू हुई है। अभी हम देखें 9-10 दिन से टिहरी पिलखी में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आंदोलन चल रहा है, चौखुटिया में 13-14 दिन हो गए, वो लोग पैदल आए, उनसे मुलाकात नहीं की गई, उनकी अपनी समस्याएं हैं। ऋषिकेश खारा स्रोत में शराब के ठेके को बंद करवाने को लेकर 10 दिनों से आंदोलन चल रहा है, वो लोग कह रहे हैं कल राज्य स्थापना दिवस नहीं, हम तो शराब स्थापना दिवस मनाने वाले हैं। तो ये भी एक नई परिपाटी शुरू हुई है। इस पर क्या सरकार का ध्यान नहीं है कि अगर आंदोलन 3-3 जगह हो रहा है, जमीनी मुद्दों को लेकर के हो रहा है, तो उस पर भी कुछ बातचीत की जाए? देखिए, आंदोलन करना हम जनमानस का अधिकार है, जनता का अधिकार है और राजनीतिक दलों का अधिकार है। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहती है तो कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर रहती है। और जो आपने अभी आंदोलनों के उदाहरण दिए, निश्चित रूप से कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है जो सरकार के संज्ञान में चली भी जाती है, लेकिन आप देखिए कि आंदोलनों को कहीं ना कहीं आप देखिए कि हमारे मुख्यमंत्री जब हमारे बेरोजगारों ने आंदोलन किया, धरना स्थल पर पहुंचे, उनकी बात सुनी गई, उनकी बात का समाधान किया गया। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, लेकिन कई बार इन आंदोलनों में कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनका उद्देश्य आंदोलनों का समाधान करना नहीं है, जिनका उद्देश्य कहीं ना कहीं किसी तरह की एक नेगेटिविटी सेट करना है, एक न्यूसेंस क्रिएट करना है। तो निश्चित रूप से वो बहुत खेदजनक होता है इस राज्य के लिए भी, वहां की जनता के लिए भी। उमा सिसोदिया जी, क्या जब आंदोलन बड़ा होगा, जैसा जिक्र किया अभी तिवारी जी ने कि मुख्यमंत्री खुद युवाओं के बीच में गए, ऐसे ही 3 आंदोलनों को मैंने अभी जिक्र किया जो चल रहे हैं, प्रोसेस में है, वो आपके लिए घोषणाएं भी की जा रही है, लेकिन क्या जब आंदोलन बड़ा होगा, बड़े पैमाने पर होगा, बहुत दिनों तक चलेगा, तो उसके बाद ही उसका संज्ञान लिया जाएगा? उमा जी, आपकी आवाज जी। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि आज हम अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और हमारे ही भाई बहन पैरों में छाले लेकर और अपने पैरों में घाव लेकर पैदल सड़क नापते हुए मुख्यमंत्री तक मिलने का प्रयास करते हैं, और मुख्यमंत्री जी उनसे मिलने की बजाय उनको सड़क पर घंटों बैठाकर रखते हैं और मिलना उसके बाद भी नहीं मिलते हैं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बहुत सारे अपना गुणगान गा रहे थे कि हमने ये किया, इन्वेस्टर समिट की बात भी की। मैं पूछना चाहूंगी कि 2 इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में हो चुके हैं। त्रिवेंद्र रावत जी के टाइम में इन्वेस्टर समिट हुआ, धामी जी के टाइम में इन्वेस्टर समिट हुआ, 3,000 करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो 3,000 करोड़ के जो एमओयू साइन हुए थे उसमें से कितना पैसा आ चुका है और कितना पैसा धरातल पर लग चुका है? स्मार्ट सिटी की बात देखिए, मैं अभी यहाँ पर सड़क पर खड़ी हुई, अगर मैं आपको अपना कैमरा साइड में करके दिखाऊं तो शर्म आ जाती है आपको सरदारा रोड को देखते हुए कि किस तरीके से सड़कें टूटी पड़ी हैं। ये हमारे उत्तराखंड का स्मार्ट सिटी है। तमाम मुद्दे हैं जिन पर सरकार को विपक्ष घेरने का काम करेगा, लेकिन ये वो सरकार है जो जनता के मुद्दों पर बात करने की बजाय हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। और अब जो शर्मनाक हरकत सरकार ने यहाँ पर की है कि मैदानी और पहाड़ियों को हम एक खीर की तरह है, हम दूध और चीनी की तरह यहाँ पर मिले हुए हैं उत्तराखंड में। अगर उत्तराखंड में हमारी पहाड़ी माताएं बहनें आंदोलन में जाती थी तो मेरी माँ भी जाया करती थी। हम लोग भी उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं, हमारी माताएं, हमारी दादियां भी रैलियों में जाया करती थी। तो अपने आप को यहाँ से अलग माने। मैं 78 से हम लोग यहाँ पर है, मेरे पिताजी यहाँ पर 70 में यहाँ पर आ गए थे, हम लोगों का जन्म यहाँ पर हुआ। कहते हैं कि हम लोग यहाँ नहीं और पहाड़ी और मैदानी, हम तो अपनी पहचान बोल सकते हैं कि हम मैदानी हैं, हम अपने आप को उत्तराखंडी कहते हैं। आज बड़े शर्म की बात है कि हम लोगों को जो मैदानी मूल के यहाँ पर लोग हैं आज अपने आप को देखना पड़ेगा। एक बार हम लोग बात करते हैं कि ब्रिटेन में देखिए ऋषि सुनक जी जो है वो वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए, जोहरान ममदानी हमारे न्यूयॉर्क के मेयर बन गए। हमारे देश के लोग विदेशों में जाकर झंडे गाड़ रहे हैं और अपने देश में हम लोग इस तरह का भेदभाव कर ठीक है चमोली, ठीक है चमोली जी, आप अगर मुद्दों की बात करें उत्तराखंड के तो पलायन पर हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के पास क्या हर बार एक एक्सक्यूज होता है? खासतौर पर कहते हैं, जैसे राकेश ध्यानी जी भी परसों कह रहे थे कि अगर उत्तराखंड में पहाड़ों से पलायन रोकना है तो राजधानी का मुद्दा पहले सॉल्व करना होगा गैरसैंण का। उसको लेकर आपके विधायक तिलकराज बेहड़ जी का बयान सामने आया कि भाई देहरादून को ही बना दो, आज नहीं तो कल के दिन में ये होना है। और दूसरी बात ये कि जब सवाल ये पूछा जाता है कांग्रेस से 10 सालों में क्या किया राजधानी को लेकर के, तो आप लोग ये कहते हैं कि 17 में अगर आते हम दोबारा तो हम बहुत आगे उस पे फैसला ले चुके होते। और अब हरीश रावत जी ये कह रही है भाई 27 में देंगे मौका तो कर देंगे। तो ये एक तरीके से एक्सक्यूज ही है आपके पास भी। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है संदीप जी। जी सबसे ज्यादा शर्मनाक इस राज्य के लिए तब
हम सबके लिए, प्रत्येक उत्तराखंडी के लिए है। जब इन 25 वर्षों में ऋषिकेश में, नरेंद्र नगर में सिर्फ इसलिए आंदोलन हो रहा है कि शराब का ठेका वहां से हटा दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात, चौकटिया में, घनसाली में सिर्फ इसलिए आंदोलन हो रहा है कि प्रसव पीड़ा से जो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जल जंगल जमीन के लिए राज्य बना था, और जब आप राज्य की प्रतिमा पढ़ें तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि मैदानी पहाड़ी सभी इलाकों को राज्य के विकास के लिए, विकास को गति देने के लिए इस राज्य का निर्माण हुआ था। उस राज्य में पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी अगर प्रसव पीड़ा से कोई माँ बहन मर रही है तो कहीं ना कहीं इस राज्य के प्रत्येक नेता के लिए शर्मनाक है। और उस नेता की नेतागिरी पे भी बहुत बड़ी तोहमत है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, उसमें मैं भी शामिल हूँ, सभी लोग शामिल हैं। जिस राज्य में सिर्फ प्रसव पीड़ा से माँ जब जन्म देती है, कहते हैं सारी हड्डियां टूटने के बराबर उसको दर्द होता है, वो अपने बच्चे को जनती है, अगर उसकी उस पीड़ा से उसकी मृत्यु हो रही है तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है। दूसरी बात, इस राज्य के विकास के लिए, इस राज्य की आधारशिला के लिए मैदान का विकास तो आवश्यक है, लेकिन साथ ही साथ पहाड़ का विकास भी बहुत बड़ा आवश्यक है। अगर मैदान हमारा द्वार है तो पहाड़ हमारा मुकुट है। अगर हमें अपनी संस्कृतियों को, अपने धर्म को, अपनी गंगा जमुना सरस्वती को, बद्री केदार को, गंगोत्री यमुनोत्री को जिंदा रखना है, जीवांत रखना है, तो उसके लिए हमें पहाड़ों का विकास भी परस्पर करना पड़ेगा। हमें अगर जितना विकास हम नारसन का करते हैं, हरिद्वार का करते हैं, उतना विकास पौड़ी, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी का करना पड़ेगा। लेकिन मैं बताता हूं, जो इस राज्य में वर्तमान में क्या चल रहा है, हम चारों पैनलिस्ट ये पूछते तिवारी जी से कि बताइए इन 25 वर्षों में क्या हुआ। हम अपनी 30 मिनट की चर्चा में 20 मिनट की चर्चा इस पे कर रहे हैं कि मैदान पहाड़ है, मैदान पहाड़ चल रहा है। तो ये एक सोची समझी चाल है बीजेपी की। इस चाल के तहत ये सगु पार्क किसने फेंका? इनके विधायक विनोद चमोली जी ने तो बात की है ना, वहां से प्रारंभ हुआ है। भैया, आपको अपनी मर्यादा संयम में रहना पड़ेगा। आप एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपको अपनी भाषा का ध्यान रखना पड़ेगा। आपके शब्दों से बिल्कुल भाषा का ध्यान रखना पड़ेगा। समय कम है चमोली जी। सचान जी के पास चलूंगा, इसके बाद आऊंगा, समय कम है। सचान साहब, जैसा कि चमोली जी ने कहा कि भाई विकास मैदान का भी होना चाहिए, पहाड़ का भी होना चाहिए, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो लाइन बोली थी, अभी पिलखी में 2 वहां पर गर्भवती महिलाएं थी। अगर 25 सालों के बाद भी गर्भवती महिला दम तोड़ रही है इलाज के अभाव में, चौखुटिया में डॉक्टर नहीं मिल रहा है, गुलदार आए दिन बच्चों को उठा करके ले जा रहे हैं, तो ये तो बड़ी विडंबना है। ये भी देखिए, मैंने पहले भी कहा, पहले तो मैं मूल निवास का क्लियर कर दूं जी। मूल निवास कभी भी नहीं रहा है। जो उत्तर प्रदेश वाली बात कही, वो मूल निवास इस वजह से मिलता था कि जब फौज में भर्ती होती थी तो उसमें कुछ मानकों में छूट मिलती थी पहाड़ के लोगों को, इस वजह से मूल निवास का प्रावधान था। अदरवाइज स्थायी निवास का प्रावधान पूरे उत्तर प्रदेश में रहा है और पहाड़ में भी यही था। तो एक तो ये मूल निवास जो है ये इररिलेवेंट है, क्योंकि संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। निवास का प्रावधान 2007 से हुआ है, आपकी जानकारी नहीं, मेरे पे नहीं, आप चूंकि आप देख लीजिए, दोनों है मेरे पास। मैं इसमें कह रहा हूँ, मैं कन्फर्म हूँ, नहीं सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, दोनों है मेरे पास, दोनों है, नहीं कह रहा हूँ, और कोई लाभ नहीं, मैं होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, कोई लाभ नहीं मिलता लीजिए। तो वही मैं कह रहा हूँ, लाभ मिलता था, मूल निवास का लाभ और की भर्ती में मिलता था। हाँ, तो इस वजह से उसकी जरूरत थी। और दूसरा, मैं तो केवल ये बात कह रहा हूँ कि युवा भ्रमित है और हम ही और आप युवा को भ्रमित कर रहे हैं। भाई, मूल निवास की बात न करके आप रोजगार के लिए आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप भू कानून के लिए आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आप चकबंदी के लिए कानून क्यों आंदोलन नहीं कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, आप चमोली जी, तिवारी जी और हमारे ध्यानी जी बैठे हैं जी। मैं केवल एक हमारा विनम्र निवेदन है कि जो भी आंदोलन हो रहे हैं उनको एक दिशा निर्धारित आप लोग करिए, क्योंकि जब आप लोग नहीं करेंगे, यूपीडी के बैठे हैं, और वास्तविकता ये है, काशी सिंह हैरी अगर वो नेताजी से, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव से बात न करते 1994 में कि हमारा राज्य अलग बनाइए, जल जंगल जमीन के लिए राज्य बनाइए, तो राज्य न बना होता। कौशिक स्मिथ ने 8 महीने सर्वेक्षण किया, गैर सैन्य राजधानी रिकमेंड की, हरिद्वार, उधम सिंह नगर उसमें नहीं था। उसके बावजूद भी बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी ने मुख्यमंत्री के रूप में 3 राज्य दिए, 2 राज्यों को राजधानी समेत राज्य दिया। और उत्तराखंड के साथ सौतेला व्यवहार अटल जी ने, बीजेपी ने किया कि हमें राजधानी नहीं दी। और वो क्यों नहीं दी वो भी बता रहा हूं। जब अटल जी ने जब प्रधानमंत्री बने थे तो एक जॉर्ज फर्नांडिस कमेटी बनाई गई
जॉर्ज फर्नांडिस कमेटी आती है, बिना सर्वेक्षण के उन्होंने अपने रिपोर्ट दी कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार को इसमें मिला दिया जाए। तो आप केवल एक बार अगर कौशिक समिति की रिकमेंडेशन अगर आप देख लें, उसमें गैरसैंण राजधानी एक और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो उसमें भूबंदोबस्त चकबंदी की बात, उसके बाद एक और जो डेवलपमेंट का बता रहा हूं, अगर ये होता तो 3 मंडल होते, एक सेंटर जो गैरसैंण वाला है, एक वो मंडल होता, एक गढ़वाल मंडल होता, एक कुमाऊं मंडल होता, और यहाँ पर जो ये था कि 8 पर्वतीय जनपदों का राज्य बने, और यहाँ पर 13 जनपद, अल्टीमेटली 14 जनपद तक यहाँ किए जा सकते हैं। दूसरा, एक जो हमारे एनआरआईज हैं, अभी जो समिट की बात हो रही थी, ये 2 समिट हुई, उसमें प्रवासी सम्मेलन लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खाया गया। और आप जब ये कहोगे हमारे पहाड़ में कोई भी इन्वेस्टर न जाए, पहाड़ में हम जमीन नहीं देंगे, तो वहां उद्योग कैसे लगेगा? तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं भाई ध्यानी जी से, तिवारी जी से, कि आप लोगों को कन्विंस करिए, जो पहाड़ी मूल के हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, उनको चिंता यहाँ की है, लेकिन यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। बम्बई में बैठा है पहाड़ के व्यक्ति, 50 लाख लोग बाहर हैं। ध्यानी जी। जी सर। जी अभी हमारे मैं आपके माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी बोल गए हैं, ध्यानी जी कम समय में पहाड़ों में पूरे नल पानी हमने घर घर तक भिजवा दिया है। जी सच्चाई ये है कि आप पहाड़ों में आज चले जाइए, नल जरूर मिलेंगे लेकिन नल पे पानी नहीं मिलेगा। रेल लाइन आपने बिछा दी लेकिन सड़कें अभी भी नहीं है। हम उस रेल लाइन का क्या करेंगे? अगर आप कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन ले भी जाए तो उससे जनता को क्या फायदा है? कौन से वहां इंडस्ट्री लगी हुई जो रॉ मटेरियल पहुंच जाएगा? वो केवल टूरिस्ट बाहर से आएंगे, हमारी संस्कृति को तो खत्म हो ही रही है। अब जैसे ही आप ऐसी फैसिलिटीज देंगे तो वो और बिगड़ेगी। आज बिल्कुल जरूरत यह है कि जो हमारे अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बड़ी वरिष्ठ है हमारे, उन्होंने जो कौशिक समिति की रिपोर्ट के बारे में बात की कि अगर राजधानी बनते हुए अगर कौशिक समिति की रिपोर्ट अगर इम्प्लीमेंट हो जाती और उसका 50% भी अगर उत्तराखंड सरकार ने उस समिति के जो आधारभूत जो उनमें रखे थे कि भू व्यवस्था का रखा था, गैरसैंण राजधानी रखी थी, अगर उन चीजों पर मनन किया होता तो आज हम ये डिबेट में नहीं बैठते यहाँ पे। आज पर्वत का विकास होता और पर्वतीय लोग खुश होते, पलायन भी नहीं होता। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, समय कम है क्योंकि राकेश ध्यानी जी, तिवारी जी से फाइनल ले लेते हैं कमेंट। ध्यानी साहब ठीक है, समय कम है। तिवारी जी, क्योंकि पिछले 10 सालों से आपकी सरकार है उत्तराखंड में और एनडी तिवारी के बाद संभवतः पुष्कर सिंह धामी ऐसे मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि ये भी एक विडंबना रही है कि एक राजनीतिक अस्थिरता भी प्रदेश में रही है, कोई मुख्यमंत्री कार्यकाल ही पूरा नहीं कर पाया, तो फिर वो प्लानिंग क्या करके चले? इस बार धामी जी के सामने मौका भी बढ़ी है, तो क्या उम्मीद रखी जाए? तिवारी जी देखिए, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का जो लगभग 4.25 वर्ष का कार्यकाल है, वो एक ऐतिहासिक कार्यकाल है। और हम लोगों ने अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो सांसदीय के हो, चाहे वो स्थानीय चुनाव रहे, जनता हमको खुले दिल से आशीर्वाद देती आई है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो पिछले 5 साल आपके 10 सालों के काम के आधार पर 2027 में पुनः एक बार पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी और कहीं ना कहीं उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य होगा, मैं कह सकता हूँ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी, ध्यानी जी, सचान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चंद्रमौली जी आपका भी शुक्रिया, उमर सिसोदिया जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चर्चा भी यही है कि उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल मना रहा है। इन 25 सालों में हो सकता है कि उत्तराखंड में एक सतत विकास की प्रक्रिया रही हो, जो चली हो और बहुत जगहों पर डेवलपमेंट भी हुए हों, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसा कि मैंने कहा कि आज अगर हम इन 25 सालों के कल के यानी कि 9 नवंबर की बात करें तो उस समय पर 3 जगहों पर 3 बड़े आंदोलन उत्तराखंड में चल रहे हैं। एक शराब को लेकर, 2 स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री का एक बयान भी सामने आया, सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ, जिसमें वो कहते रहे कि उत्तराखंड अब ऐसा राज्य बन चुका है जहां डॉक्टर सरप्लस में हो गए हैं, डॉक्टर मरीजों को ढूंढते, मरीज डॉक्टर को नहीं ढूंढते। लेकिन उसके बावजूद भी गर्भवती महिलाएं सड़क पर दम तोड़ देती हैं इलाज के अभाव में। कई जगहों पर अल्ट्रासाउंड नहीं है, CHC PHC सेंटर रेफरल सेंटर बनकर के रह गए हैं और रेफर होकर के आना मरीज को मैदान में ही है। तो इन मूलभूत समस्याओं का समाधान कब होगा, रोजगार कब मिलेगा, कब पहाड़ों पर पलायन रुकेगा, ये सवाल अभी भी बरकरार है। कुरुक्षेत्र में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।